अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत ने चीन की नाक के नीचे तैनात कर दिया नौसेना का पूर्वी बेड़ा। भारतीय नौसेना ने चीन को जैसे को तैसा जवाब देना शुरू कर दिया है। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर, कितनी बड़ी टेंशन चीन को दी है भारत ने, तो वही बताएंगे। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस संग मिलकर बनाया नया क्वाड, भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता। तो वहीं कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादी ढेर। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने चीन की नाक के नीचे तैनात किया नौसेना का पूर्वी बेड़ा। सिंगापुर पहुंचने से बड़ा खुलासा, ड्रैगन को कड़ा संदेश भारत का। दरअसल भारतीय नौसेना ने चीन पर नकेल कसने के लिए दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े को तैनात किया हुआ है। इसका खुलासा हाल में ही भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों के सिंगापुर पहुंचने पर हुआ है। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल राजेश धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस दिल्ली, दीपक क्लास फ्लीट टैंकर आईएनएस शक्ति और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस किल्टन 6 मई को सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर की नौसेना और भारत के उच्चायुक्त ने नौसेना के तीनों युद्धपोतों का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय नौसेना ने बताया कि यह यात्रा दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का हिस्सा है। ये यात्रा कई कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से दोनों समुद्री देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। बंदरगाह में जहाजों के प्रवास के दौरान विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें भारतीय उच्चायोग के साथ बातचीत, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत के साथ साथ अकेडमिक और सामुदायिक आउटरीच सहित अन्य गतिविधियां शामिल हैं, जो दोनों नौसेनाओं के साझा मूल्यों को दर्शाती है। जी हाँ, अब ऐसे में चीन दक्षिण चीन सागर के 80% इलाके पर अपना दावा करता है। हालांकि दक्षिण चीन सागर से सटे बाकी देश इस दावे को नकारते हैं। चीन का भारत के साथ पुराना सीमा विवाद है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी से चीन की टेंशन बढ़ जाएगी। चीनी नौसेना भी हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना के उसकी नाक के नीचे रहने से चीन को दक्षिण चीन सागर पर भी अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। यह अभी की सबसे बड़ी खबर थी, जहां भारतीय नौसेना ने चीन को जैसे को तैसा जवाब देना अब शुरू कर दिया। ऐसे में इंडियन नेवी को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा नेक्स्ट ऑपरेशंस के लिए। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस के साथ मिलकर बना लिया नया क्वाड। आखिर भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय आपको बता दें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर फिलीपींस के साथ नया क्वाड बनाता दिखाई दिया। बीते हफ्तों में सामने आया कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस के साथ मजबूती से बढ़ते हुए इंडो पैसिफिक के तहत अपनी सेनाओं को एक साथ लाकर चीन के विरुद्ध क्वाड 2.0 जैसी रूपरेखा बना दी है। ये खास तौर से दक्षिण चीन सागर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भारत की इस बात पर निगाह है कि उसके क्वाड साझेदार एक नया गुट तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत प्रशांत क्षेत्र में यात्रा के दौरान चीन को मुख्य चुनौती बताते हुए एशिया में बाइडेन प्रशासन की सैन्य योजनाओं को जाहिर किया था। ऑस्टिन ने इस समूह की पहली बैठक के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के नेताओं से भी मुलाकात की। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको ये कहें कि नए क्वाड से भारत को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, तो आप कहेंगे आखिर क्यों? तो आपको बता दें, अमेरिका स्थित रैंड कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रासमैन का कहना है कि नई रक्षा व्यवस्था मूल क्वाड में भारत की स्थिति के लिए कोई खतरा है। ये 2 अलग पहल हैं जो आसानी से एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि नया क्वाड अधिक सीधे तौर पर चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से है। तो वहीं जापान और फिलीपींस दोनों सेनकाकू द्वीप समूह और दक्षिण चीन सागर के हिस्से पर अपने दावे को लेकर चीन के साथ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भारत से इसका लिंक नजर नहीं आ रहा है और भारत को इससे कोई चिंता भी नहीं होने वाला। बहरहाल इस पर अब आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर, लेकिन कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। इसी बीच आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादी ढेर सुरक्षा बलों को मिली है आज सबसे बड़ी सफलता। बता दें, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। आतंकियों के शव बरामद कर उनकी पहचान की जाएगी। सुबह ही खबर आई थी कि लश्कर कमांडर बासित अहमद डार में कुलगाम की इस मुठभेड़ में घिर गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को लश्कर के ठिकाने की मौजूदगी के बाद
बारे में एक खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद सोमवार को संयुक्त बल इलाके में पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा कि कुलगाम जिले के रेडवानी पाइन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है, पुलिस और सुरक्षा बल काम पर है। साथ ही बता दें, अमेरिका में फलस्तीन के समर्थन में भारी प्रदर्शनकारियों ने जलाया यूएस का झंडा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का झंडा इन प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। दरअसल अमेरिका में बीते कई दिनों से फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल है। इन प्रदर्शनों के कारण अमेरिकी उच्च स्तरीय शिक्षा इन दिनों ठप पड़ी है। छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। 6 मई को न्यूयॉर्क की सड़कों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसने अमेरिकी सरकार को सोच में डाल दिया है। इन इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पहले सेंट्रल पार्क में प्रथम विश्व युद्ध के स्मारक में तोड़फोड़ की और कई लोगों ने तो अमेरिकी झंडे को भी जलाया। ये सब तब हुआ जब 1000 से अधिक प्रदर्शनकारियों के समूह को न्यूयॉर्क पुलिस ने मेट गाला में जाने से रोक दिया था। जी हाँ, तो वहीं बता दें, चीन के साथ पहली बार सैन्य अभ्यास करने जा रहा बांग्लादेश। बंगाल की खाड़ी में बढ़ी भारत की टेंशन, क्या है इससे खतरा, वो भी आपको बताते हैं। बता दें, चीन और बांग्लादेश इस महीने भारत के पड़ोस में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। चीन बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 संयुक्त अभ्यास की घोषणा करते हुए चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल वू कियान ने कहा कि यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में दोनों देश बसों में बंधकों को छुड़ाने और आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने जैसे मिशन को अंजाम देंगे। इस अभ्यास का ऐलान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के चीन के दौरे से पहले किया गया है। हालांकि हसीना चीन जाने से पहले भारत की यात्रा भी करने वाली है। भारत ने पहले से ही बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ते सैन्य संबंधों पर नजर बनाए रखे हैं। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के नेताओं के मुंह में दही जम गई है। जी हां, जयशंकर जी ने पीओके को बताया भारत का हिस्सा, तो भड़क उठे पाकिस्तानी एक्सपर्ट। दरअसल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भी भारत का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद ये मानती है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है। एक इंटरव्यू में जयशंकर जी ने कहा कि पीओके कभी भी भारत से बाहर नहीं था और आज भी नहीं है। पीओके इस देश का हिस्सा है, उस हिस्से पर हम किसी और का नियंत्रण स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं। जयशंकर के बयान से पहले राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस तरह के बयान आए हैं, जिनमें पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश माना गया। जयशंकर जी के बयान पर पाकिस्तान में चर्चा मच गई। पाकिस्तान के यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत अपनी दिशा को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कमर चीमा ने अपने वीडियो में कहा कि जयशंकर आक्रामक होकर अपनी बात रख रहे हैं। वो दुनिया के सामने एक नया आइडिया लेकर जा रहे हैं कि भारत अब बदल रहा है। जयशंकर कल्चर और हिंदू धर्म पर आक्रामक हो रहे हैं। वो भी वही बात अब कह रहे हैं जो राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं। वो दुनिया को पैगाम देने के साथ साथ भारत से भी ये कह रहे हैं कि हमें डिफेंसिव नहीं रहना है। खास तौर से भारत के युवाओं में वो एक संदेश दे रहे हैं। कमर चीमा ने कहा कि जयशंकर ने भारत की एक हिंदुत्व वाली विदेश नीति को आगे बढ़ाया है और दुनिया में कहीं ना कहीं उसे स्वीकार भी किया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान में राजनीति अलग ही लेवल पर चल रही है। भारत की तरफ से कश्मीर पर बयान आ रहे हैं या कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के नेता अपने आप में मस्त हैं। वो कोई जवाब ही नहीं देते हैं। पाकिस्तानी नेताओं के मुंह में दही जमी है। जी हाँ, कमर चीमा ने कहा कि विदेश नीति के मामले में भारत ने काफी बढ़िया काम किया है। जयशंकर ने भारत की बात तो दुनिया के सामने रखा है। बहुत कामयाबी से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनका देश एक नई राह पर है। वहीं नरेंद्र मोदी के विजन को वो दुनिया में बताते रहते हैं। ऐसे में जयशंकर जी की जमकर तारीफ की है पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर जी जैसा विदेश मंत्री ना पहले कभी हुआ है ना कभी होगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और जयशंकर जी को लेकर 2 अच्छी बातें कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इनको लेकर, इनके इमेज और पर्सनैलिटी को लेकर। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, पुंछ पर हुए हमले के सवाल पर क्या बोले पाकिस्तानी, कहा भारतीय पब्लिक को ट्रिगर करने के लिए ले रहे हैं हमारा नाम। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया गया था। आप सभी को याद होगा, इस हमले में एक जवान की जान चली गई थी जबकि 4 अभी भी घायल हुए हैं। पुंछ के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों के स्केच भी जारी किए हैं। तो वहीं इन दोनों आतंकवादियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इस तरह की अब पुष्ट रिपोर्ट भी सामने आई है। जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं वो पाकिस्तान से हैं। कई रक्षा विशेषज्ञों ने भी ये दावा किया है कि जिस तरह की तैयारी के साथ ये हमला हुआ, इससे साफ है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। इस पर पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तानी लोगों से बात करते हुए उनकी
की राय जानी है। जी हाँ, जिस पर पाकिस्तानी कहते नजर आए कि भारत में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में एक बड़ा मुद्दा पाकिस्तान बना हुआ है। वो पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी पब्लिक को ट्रिगर करते हैं। ये पहले भी हो चुका है और अब भी हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हमला पाकिस्तान ने करवाया। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, भारत हुआ सख्त तो नेपाली विदेश मंत्री ने तोड़ी चुप्पी, फैसला बना रहस्य। जी हाँ, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। नेपाल सरकार ने अपने 100 रुपए के नए नोट में विवादित नक्शे को छापने का फैसला किया, जिसमें भारतीय इलाकों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का इलाका दिखाया गया है। इस विवादित नक्शे को चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली ने नेपाली संसद से पारित कराया था। नेपाल सरकार के इस ताजा फैसले पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने सख्त रुख अपनाया है। भारतीय चाणक्य के बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि नेपाल सीमा विवाद को राजनयिक माध्यम से सुलझाने के पक्ष में है और भारत के साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है। तो वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ। ब्रिटेन, कनाडा सहित कई देशों ने पुतिन के शपथ ग्रहण का किया बहिष्कार। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यानी आज क्रेमलिन समारोह में 6 साल के नए कार्यकाल के लिए शपथ ली। इस शपथ समारोह का यूक्रेन में रशिया के युद्ध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी देशों ने बहिष्कार किया। मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में पुतिन ने 33 शब्दों में शपथ ली। ये वही जगह है जहां रशिया के जार परिवार के 3 राजाओं, बोले तो अलेक्जेंडर II, अलेक्जेंडर III और निकोलस II की ताजपोशी हुई थी। पुतिन ने इससे पहले साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद से 2004, 2012 और 2018 में भी वे राष्ट्रपति बन चुके। ऐसे में आप लोग भी पुतिन को राष्ट्रपति बनने के लिए 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए कांग्रेचुलेशन व्लादिमीर पुतिन जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। तो वहीं आपको बता दे, गैस पाइपलाइन पर अमेरिका ने दी पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी। अब ईरान ने क्या कह दिया आपको बता दे, ईरान और पाकिस्तान के बीच दशकों पहले प्रस्तावित गैस पाइपलाइन अभी भी अधर में लटका हुआ है। हाल में ही अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान के साथ कोई भी डील की जाती है तो उससे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, अमेरिका की इस धमकी के बाद अब ईरान का भी बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से देरी हो रही है। ईरान के महावाणिज्य दूत हसन नौरानी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान की सरकार प्रोजेक्ट को पूरा करने में तत्परता दिखा रही है और वो इस बात की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान और पाकिस्तान प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव देरी की वजह बन रहा है। कराची प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए नौरान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बेहद अहम प्रोजेक्ट है। तो वहीं बता दें, इमिग्रेशन पर कोई ढिलाई नहीं। जी हां, कनाडा के मंत्री ने गिरफ्तारी पर जयशंकर का किया पलटवार। जी हां, कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने भारत द्वारा नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से कथित तौर पर जुड़े 3 भारतीयों की हालिया गिरफ्तारी के संबंध में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी की टिप्पणी का विरोध किया। मिलर ने जयशंकर के उस टिप्पणी पर कहा कि कनाडा संगठित अपराध से जुड़े लोगों को देश में प्रवास की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि हम ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। मिलर ने उन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की कि 3 भारतीय नागरिकों के छात्र ने वीजा पर कनाडा की यात्रा की थी। तो वहीं बता दें, नेपाल को भी लगी चीन जापान वाली बीमारी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले भारत के पड़ोसी को आखिर ये क्या हुआ बता दें। नेपाल भारत का पड़ोसी है, लेकिन आज के समय वो ऐसी समस्या से जूझ रहा है जो चीन और जापान जैसे देशों में देखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये समस्या है नेपाल की घटती आबादी। नेपाल की जनसंख्या वृद्धि लगातार कम होती जा रही है। एक अधिकारी के मुताबिक पिछले 1 दशक में नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर 0.92% प्रति वर्ष रही है। ये पिछले 8 दशकों में सबसे कम है। रविवार को जनसांख्यिकी संकेतकों पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने दिखाया कि समीक्षा अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रति वर्ष 1% से कम थी। तो वहीं बता दें, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर। वडेट्टीवार के बयान पर फडणवीस का बड़ा पलटवार, कहा वो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। उद्धव को भी घेरा। जी हां, महाराष्ट्र में कांग्रेसी नेता विजय वडेट्टीवार के एक बयान से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। वडेट्टीवार ने ADS के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे को लेकर एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे की मौत आतंकवादी अजमल कसाब की गोली से नहीं बल्कि RSS के वफादार पुलिस अधिकारी की गोली से हुई थी। उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने वडेट्टीवार पर पाकिस्तान की बोली बोलने का आरोप लगाया। वडेट्टीवार ने इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता और उत्तर मध्य मुंबई से भाजपा प्रत्याशी उज्जवल निकम की देश
देशद्रोह करार दिया। तो वहीं बता दें तीसरे चरण में 3 बजे तक 50.71% मतदान हुआ। 93 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जी हाँ दोस्तों, जो कि अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें शाम 5 बजे तक औसतन 60% मतदान दर्ज किया गया है। असम में 74%, बिहार में 56%, छत्तीसगढ़ में 66%, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में 65%, गोवा में 72%, गुजरात में 55%, कर्नाटक में 66%, मध्य प्रदेश में 62%, महाराष्ट्र में 53%, उत्तर प्रदेश में 55% और पश्चिम बंगाल में आज 73% वोटिंग हुई। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे ज्यादा असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या पश्चिम बंगाल में बंगाल की जनता इस बार बदलाव देख पाएगी या नहीं? कमेंट में लिखकर अपनी राय बच्चे दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा लोग तय करें कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खरगोन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी मंशा बहुत खतरनाक है और वो मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती है। पीएम मोदी ने मंच से जनता को कहा कि देश का इतिहास अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। लोगों को तय करना होगा कि भारत वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। पीएम ने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन के दलों को जनता के भाग्य की चिंता नहीं है, वे अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों में, भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप